दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में देखेंगे मुगल काल। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए मुगल काल। मुगल काल का जो शासन काल है वह 1526 से लेकर के 1707 तक का जो शासन काल हुआ वह पूरा का पूरा मुगल काल का शासन है। इसमें कुछ यहाँ पे शासक का नाम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। बादशाह है, इससे बी से आपका हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर और जे से हो गया जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। इस प्रकार से है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हुमायूं के बारे में, फिर ऐसे एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। देखिए मुगल वंश का जो स्थापना है बाबर करते हैं 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके और ये जो है मुगल वंश का स्थापना करते हैं। अगर मुगल वंश में देखा जाए बाबर का शासनकाल तो 1526 से लेकर के 1530 तक का जो शासनकाल है वह बाबर का शासन था। अब देखिए बाबर का पूरा नाम जो था जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। पूरा नाम बाबर का था जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। अगर इनके पिता का बात करें तो इनके पिता जो थे तैमूर वंश से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा। माता इनकी थी जो कि मंगोल वंश से बिलोंग करती थी, कुतलुग निगार खानम। माता थी कुतलुग निगार खानम। अब हम लोग देखते हैं विस्तार से। मुगल का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। मुगल का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर, जो कि मंगोल प्लस तुर्क दो शब्दों को मिलने से बना है। मंगोल प्लस तुर्क दो शब्दों के मिलने से बना, जिसका अर्थ होता है बहादुर। जन्म, बाबर का जन्म के बारे में बात करते हैं तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी का इसका जन्म होता है उज्बेकिस्तान के फरगना जिला में 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था। संतान का बात करें, मातृभाषा, तो मातृभाषा जो था इसका चगताई भाषा था इसका। क्या ये मातृभाषा था। संतान की बात करें तो हम संतान इसके थे हुमायूं, दूसरा था कामरान मिर्जा, गुलबदन बेगम, जो कि इसकी एक पुत्री थी गुलबदन बेगम। अब ये जो बाबर था बहुत ही एक शक्तिशाली शासक था। बाबर के बारे में कहा जाता है कि जब वह व्यायाम करता था तो 2 लोगों को अपने दोनों कंधों पर लेकर के दौड़ता था, इतना शक्तिशाली था ये बाबर। कुछ लोक कथा कहते हैं बाबर के बारे में, कि बाबर जब कहीं यात्रा करता था, कहीं जाता था तो बीच में अगर नदियां मिल जाती थी तो वो उसको तैर कर पार करता था। ऐसा ये लोक कथा कहता है। अब कहीं ये ज्यादा तो जिक्र नहीं, लेकिन लोक कथा में ही ये जिक्र मिलता है। तो इन्होंने 2 बार जो है गंगा नदी को भी तैर करके पार किया है। इसके बाद देखते हैं बाबर जो है 1494 ईस्वी में बाबर जो है फरगना में वह क्या बनता है, शासक बनता है 12 वर्ष की आयु में। एक समझ लीजिए कि एक बालक है 12 वर्ष में, फरगना का शासक बनता है। इसके बाद जैसे ही यह शासक बनता है तो शासक का ये जिम्मेवारी निभाते हुए अपना राजपाट चलाता है। उसके बाद फिर ये तुरंत ही संघर्ष करना शुरू कर देता है। अब हम लोग देखेंगे कि बाबर का प्रारंभिक संघर्ष। तो बाबर का प्रारंभिक संघर्ष में 1494 ईस्वी में ये जो है समरकंद में आक्रमण करता है। तो 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास करता है, लेकिन वह जीत नहीं पाता है, असफल हो जाता है।
फिर पुनः 1497 में, 1494 में तो ये असफल हो ही गया, फिर तुरंत 1497 में फिर से समरकंद को जीतने का प्रयास करता है और यहाँ पे अब जीतता है और यहाँ पर 100 दिन का शासन इसका चलता है। 100 दिन तक शासन करता है, फिर छोड़ देता है, हार जाता है वहां से। फिर 1501 में पुनः समरकंद पर ही आक्रमण करता है 1501 में। अब 1501 में समरकंद पर फिर से आक्रमण जब करता है तो पिछले बार तो 1497 में 100 दिन का शासन किया, फिर जब ये 1501 में जब ये जीतता है तो यहाँ पे अब की बार वह जो है 8 महीने का शासन करता है, 8 महीने का। फिर 1504 में बात किया जाए तो 1504 में जो है काबुल और गजनी क्षेत्र को जीतता है, काबुल और गजनी क्षेत्र को, जो कि मोहम्मद गजनी का वो हिस्सा वाला क्षेत्र को ये जीतता है। बादशाह की उपाधि जो है 1507 में बाबर जो है बादशाह की उपाधि धारण करता है। अब देखिए यहाँ तो 8 महीनों का शासन किया था समरकंद में, उसके बाद इस क्षेत्र को खो दिया था। अब फिर से क्या करता है, फिर से समरकंद को जीतने का प्रयास करता है और पुनः आक्रमण फिर करता है। पुनः समरकंद पर आक्रमण 1511 में करता है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, 1 साल तक। फिर 1512 आते आते फिर उस क्षेत्र को खो देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबर का आक्रमण भारत पर। बाबर का आक्रमण भारत पर, तो भारत पर बाबर जो है सबसे पहले बजौर और भेरा क्षेत्र को जीतता है। बजौर और भेरा क्षेत्र को 1519 ईस्वी में बाबर जीत लेता है। उसके बाद 1519 में ही पेशावर यानी कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र को, पेशावर को ये जीतता है। 1519 में जीतने के बाद पुनः 1 साल जैसे ही बीतता है 1520 में, तो 1520 में ये जो है बजौर को तो जीता, बजौर भेरा क्षेत्र को जीता ये 19 में ही, लेकिन 20 में तो ये बजौर भेरा के साथ साथ पंजाब के सियालकोट तक के हिस्सों को ये जीत लेता है, जीत करके अपने में मिला लेता है। फिर उसके बाद 1524 में जो है लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लेता है। कब? तो 1524 में। अगर हम बात करें बाबर के समय भारत की स्थिति, वो भी कैसी स्थिति? राजनीतिक स्थिति। तो देखिए राजनीतिक स्थिति में ये इस समय जो है यहाँ पे लड़ाई चल रहा था पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। अब एक तरफ बाबर है और दूसरी तरफ है इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हरियाणा में होता है। तो एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी था। इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी मारा जाता है और कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी जो है वह युद्ध स्थल में ही मारा गया। और इब्राहिम लोदी के साथ साथ उसका एक मित्र भी था इब्राहिम लोदी का, जिसका नाम था राजा विक्रमजीत और इब्राहिम लोदी दोनों पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को एक ही साथ मारे जाते हैं बाबर के द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और बीके भाई स्टडी क्लासेस को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, और जहाँ तक होगा मेरा प्रयास कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।